मुल्तान में 1.5 करोड़ से ज़ायद रकम की जो है वो स्नैचिंग की वारदात हुई। ये वारदात पुलिस ने 3 रोज़ की मेहनत में जो है वो ट्रेस आउट कर ली, मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। ये वारदात जिन शख्स से हुई, मोहम्मद हफीज़ उनका नाम था, और वो फैसलाबाद की एक बहुत बड़ी फैब्रिक्स कंपनी है, उनके मैनेजर थे। वो मुल्तान आते थे, उनके पास ये कैश कहाँ से आया, किस तरह से वो कैश लेके जा रहे थे, ये सब कुछ हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ये जो कंपनी है, उनके अजीज़ हैं मुल्तान में, और इस तमाम जो केस है उसकी पैरवी उन्होंने की शेख जावेद साहब। अच्छा शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। अच्छा ये बताएं, ये वारदात जो थी वो कैसे हुई, इसके मुतालिक थोड़ा सा जो है ना वो बताएं, और इसके अंदर कौन कौन लोग जो थे वो इन्वॉल्व थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। गुजारिश है कि ये जो वारदात हुई उसमें इन्हीं का एक मुलाजिम शामिल है, फैब्रिक्स कंपनी वालों जी। उनका मुलाजिम, इनके पास 3-4 ड्राइवर हैं। ये जो ड्राइवर इन्होंने 4 माह पहले रखा था, जुल्करनैन नामी, वो लाहौर जाता है। तो वो लाहौर भी इनका काफ़ी बड़ा काम है। वो वहाँ जब उससे हमने मालूमात ली तो वो कहता है जी मैं वहाँ भी वारदात करना चाहता था पर मैं नहीं कर पाया। फिर उसने जब देखा मैं वहाँ नहीं कर पा रहा तो फिर वो बाकायदा मुल्तान आया। वो सिर्फ एक दफ़ा हफीज़ साहब के साथ मुल्तान आया था, इनका ड्राइवर नहीं था या बीमार था। उसने वो एक चक्कर में सारा जो सिस्टम था ना उसको चेक किया। फिर इसी तरह जब वो ये वारदात हुई उससे दिन पहले भी अपने भाई जुहेब के साथ मुल्तान आया, और उसने मुल्तान आके हर चीज़ अपने भाई को चेक कराई। भाई गाड़ी यहाँ आके रुकती है, पहले यहाँ उतरते हैं, फिर ये पाकेट जाते हैं, गाड़ी ऊपर खड़ी होती है, और इसी तरह सारा कुछ तफसील बता के चला गया। अगले दिन सुबह इन्होंने अपने जो चक है, चक झुमरा, जहाँ के रहायशी हैं, वहाँ से गाड़ी रेंट पे ली, सेल्फ पे, और ये क्या कर ली कि जी हम डस्का जा रहे हैं, वहाँ शादी है। वो गाड़ी लेके मुल्तान आ गए। वो जो एम शकील फैब्रिक्स वाले हैं वो भी मुल्तान आ गए 2 बजे। वो उस दिन लेट आए। तो इन्होंने, इनके साथ 2 लेडीज़ थी डाकुओं के साथ, और बच्चे भी थे, मैं गालबन 1-2 बच्चे भी थे। ये उसको वहाँ ट्रेस आउट करते रहे। इस हद तक इन्होंने वो डकैती को किया कि हम किसी तरीके से भी ट्रेस नहीं कर सकते थे। औरतों ने अपने कपड़े बदले, बच्चों ने अपने कपड़े बदले। खैर वो रात को इन्होंने यहाँ पे मोटरसाइकिल भी स्नैच किया। अच्छा, जिससे उन्होंने वारदात की, जिस मोटरसाइकिल से, वो यहाँ से स्नैच किया हुआ था। उन्होंने वो स्नैच करके ये सारे रात को जब शाम को ये निकले, इन्होंने यहाँ से मार्केट से भी कैश इकट्ठा किया। सारा इकट्ठा करके जब निकले तो ये फाटक के नज़दीक पहुँचे। इनमें एक बच्चा है हैदर, उसने कहा ड्राइवर को कि यार ये 125 हमारे सर पे चढ़ा आ रहा है। तो हफीज़ साहब ने बड़ी समझदारी की कि फाटक टप के ना अड्डा है बाबर सादात का, वहाँ पर कोई जूस की दुकान है, वहाँ रश होता है। तो उन्होंने गाड़ी वहाँ एक साइड पे लगा दी, क्योंकि जब देखा ना मोटरसाइकिल वाले चढ़े आ रहे हैं, उन्होंने कहा यार ये गाड़ी निकालते हैं या फिर वहाँ फ़ोन करते हैं पीछे मार्केट या किसी दोस्तों को भी, ये मामला हमें समझ नहीं आ रहा है। खैर वो इतनी देर में भी गाड़ी खड़ी थी, 2-4 मिनट गुजरे हैं, तो वो आगे चले गए थे ट्रकों के पीछे। जब उन्होंने देखा भाई ये गाड़ी नहीं निकल रही, उन्होंने फिर सीधे आके फायर किए, लोग भाग गए। उन्होंने हफीज़ साहब पे वो गन रख दी कि जी सामान दे दो वरना मैं गोली मार दूंगा। जब दरवाज़ा खुला तो वो पीछे जो हैदर बच्चा था उससे उन्होंने वो शॉपर खींच लिए। यानी कि उनको हर चीज़ का पता था कि भाई ये पैसे इनके इस तरह होते हैं, इस तरह होते हैं, इस तरह। वो 2 शॉपर ले के, वो गाड़ी पीछे थी, जिस गाड़ी में 2 औरतें और ये 2 लोग थे ना, और 2 मोटरसाइकिलों वाले, वो गाड़ी पीछे थी। जैसे निकले हैं तो आगे जाके वो कहते हैं कि हमें SHO ने बताया कि वो मोटरसाइकिल वो आगे नहर पर फेंक गए, वहाँ से वो गाड़ी में बैठ के निकल गए। इसी तरह सारी रात SP हसन खाकी साहब उस टाइम SSP ऑपरेशन थे, SHO और अनम साहिबा, ASP साहिबा और SHO। असल में जो बहुत बड़ा किरदार है ना जी, वो है CRO ब्रांच का, इस वारदात को ट्रेस करने में। हाँ, CRO ब्रांच का। वो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साथी भी हैं, पर जब उनको मैंने कहा कि यार ये समझ लगे मेरे घर की डकैती है, उमर फारूक ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया इसमें। टीम में हम तो हमेशा ये कहते हैं कि पुलिस काम नहीं करती, वरना पुलिस ने हक अदा कर दिया। यानी कि फिर पुलिस ने मुख्तलिफ शहरों में रेड किए और वहाँ से जो थे वो डकैत पकड़े। सर ऐसा हुआ कि यहाँ से जब हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा था, हम 2 रातें 2 दिन हम यहाँ फिरते रहे, क्लू नहीं मिला हमें। अचानक हमें एक गाड़ी मिली अलंग के ऊपर,
वो नंबर ट्रेस हो गया कि यार इस गाड़ी में से ये लोग निकल रहे हैं। वो जो गाड़ी जिससे उन्होंने बैकअप पे थी, बैकअप एंड पे थी, उससे आपको ये क्लू मिला और फिर उसके बाद वो क्लू से क्लू करते करते फिर आप वहाँ पहुँचे और पुलिस आपके साथ थी, वो सारा हुआ। अच्छा, ये हो गया। ये बताएं कि इतनी बड़ी रकम को इस तरह से लेकर जाना, आप खुद भी ताजर हैं, क्या आप ये समझते हैं कि ये रिस्क है और इस तरह से नहीं होना चाहिए था? हाँ, ऐसा है कि फैसलाबाद की अक्सर पार्टियां जो आती हैं वो पैसे इसी तरह लेकर जाती हैं। उनको मना भी किया, बड़ी सख्ती से उनको मना किया, यार देखो आपने अगर ऐसा हुआ ना तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। बड़े मुश्किल मामला आता है, आप पैसे बैंक दे के जाएँ। हाँ, बैंकिंग चैनल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? बस ये कई वारदातें फैसलाबाद वालों के साथ हुई हैं, क्योंकि मुल्तान में जो कपड़े की एक बड़ी मार्केट का जो शेयर है वो फैसलाबाद से आता है। तो ज़ाहिर सी बात है, फैसलाबाद के आप जिस तरह बता रहे हैं कि लोग जब आते हैं वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सेल्समैन या रिकवरी मैनेजर्स वगैरह, तो वो कैश लेके जाते हैं। तो ये कोई अच्छा तो नहीं है कि इतनी बड़ी रकम जो है वो कैश की सूरत में ट्रैवल करना और बैंकिंग चैनल में जो है ना वो ना लेके जाना। चलिए, ये तो आपने बताया। अभी मुल्ज़मान पकड़े गए, आपकी रिकवरी भी हो गई? जी हाँ, मुल्ज़मान पकड़े गए जी। 2 फैसलाबाद से थे, 2 औरतें फैसलाबाद से थीं। एक जो है मुलजिम गुजरांवाले से है, एक लाहौर से है, लाहौर वाला भी पकड़ा हुआ है। और एक मुलजिम है जो हमारा गुजरांवाले में है, वो वहाँ की पुलिस की कस्टडी में है और असल मेन किरदार उसने बहुत ज़्यादा पैसे उसने उठाए। अच्छा, ये क्या वाक़या था कि जिस शख्स ने यहाँ से डकैती की, मरकज़ी मुलजिम, वो उसने जाके 10 लाख रुपए गुजरांवाला CIA वालों को जाके जो है वो रिकवरी के माध्यम बकौल उसके जी उसने वहाँ 10 लाख रुपए दिए। वो वहाँ भी CIA को और पुलिस को मतलूब था ना? मतलूब तो था, लेकिन ये वारदात करके फिर जाके CIA वालों के साथ, इसका मतलब है वो गुजरांवाला के CIA पुलिस से राब्ते में था कि यहाँ उसने वारदात की और उस वारदात की जो रकम थी उसमें कुछ रकम का उसने प्लॉट ले लिया जो उसने इंटेरोगेशन में बताया, कुछ रकम उससे बरामद भी हुई और 10 लाख रुपए उसने CIA पुलिस गुजरांवाला को भी दे दिए। अपनी रिकवरी के तौर पे दी ना, जिसमें वो मतलूब था ना CIA को, उसमें यानी कि उसकी प्लानिंग ये थी कि उसने यहाँ से वारदात की, वारदात करने के बाद पैसे लिए और वो पैसे लेके उसने CIA पुलिस के साथ जो भी डील की कि मेरे ऊपर जो डकैती के मुकदमात हैं, आप मेरे से 10 लाख रुपए रिकवरी ले लें और कोई छोटा मोटा चलान में मुझे चलान कर दें, कुछ इस तरह से। हाँ, भी रिकवरी जो है ना वो मैं आपको दे रहा हूँ। मसला ये है कि मुझे इसमें थोड़ा सा डालें ताकि मुझे यहाँ से रिलीफ मिल जाए। जिस वक्त CPO मुल्तान सादिक अली डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि इस वक्त शहर में जो है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत और इस साल में वो हमें अपना कंपैरिजन बताएं कि डकैती, चोरी और जो दीगर संगीन जराइम की वारदातें हैं वो गुज़िश्ता साल ज़्यादा थी, इस साल ज़्यादा थी और जराइम को काबू पाने के लिए उनकी क्या स्ट्रेटजी है। जी डोगर साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। बेसिकली क्राइम जो डिटेक्शन है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अगर आप क्राइम डिटेक्शन को बेहतर बना देते हैं तो क्राइम आपका ग्रेजुअली फॉल होना शुरू हो जाता है। मुल्तान शहर में ओवरऑल क्राइम जो है 43% कम हुआ है। ये जो कमी की मैं बुनियाद बना रहा हूँ वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR नहीं है, वो 15 की कॉल्स हैं जो मुस्तनद हैं। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा 43% क्राइम रिडक्शन हुई है। फिर इस शहर में जो कत्ल है वो 200% कम हुआ है। उसकी वजह यह है कि हमने माइनर क्राइम पे फोकस किया है। माइनर क्राइम क्या है? पहली लड़ाई होती है, अगर उस पर पुलिस एक्शन नहीं करती अल्टीमेटली वो इक़दाम कत्ल या कत्ल पे वो चले जा रही कंक्लूड होती है। हमने माइनर लड़ाइयों पे फोकस करके कत्ल में एक बहुत डेंट डाला है, बहुत ज़्यादा कमी पेश आई है। अगर हम हाउस रॉबरीज की बात करें, कैटर थेफ्ट की बात करें तो 83% रिडक्शन इन क्राइम है कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। ये सारा का सारा मुमकिन हो सका कि हमने पेट्रोलिंग यूनिट्स अपने बढ़ाए हैं। फिर यहाँ पे डकैती होती थी, वहाँ पे जाके हम पुलिस का एक है तर्ज अमल के डकैत को तलाश करते हैं। हमने वो प्लेसेस ट्रेस आउट किए हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंटली क्राइम होता है। उन प्लेसेस को हमने गार्ड किया है CCTV के साथ या अपनी पुलिस के साथ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो क्राइम करते थे वो पकड़े गए हैं। अगर गैंग्स से पकड़ने की मैं तादाद बताऊँ तो
800 से ज़्यादा गैंग्स पकड़े हैं जिनके 3200 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। ये 800 गैंग आपने इस साल 2024 की बात कर रहा हूँ, यानी हर दूसरे दिन किसी ना किसी थाने में कोई गैंग पकड़ा जाता है। फिर जितनी रिकवरीज हुई हैं सारी की सारी मैंने मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने पेश की हैं। और रिकवरीज कितनी है? 30 करोड़ से ज़ायद अमाउंट की रिकवरी अब तक हो चुकी है। कभी आप उनका फीडबैक देखिएगा जिनको रिकवरी देते हैं, लोग कहते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि पुलिस रिकवरी करके इस तरह भी चीज़ें वापस करती हैं। बहुत सारे जो ब्लाइंड मर्डर थे विद इन 48 आवर्स हुए। होता यह है कि जब ब्लाइंड मर्डर होता है पूरी CIA टीम मेरा पूरे का पूरा जो प्रोफेशनल लोग हैं वहाँ पे चले जाते हैं, CCTV से, जियो फेंसिंग डाटा से और ह्यूमन सोर्स से। हम उस वक्त तक बैठते नहीं जब तक क्राइम डिटेक्ट नहीं हो जाता। आपको मालूम होगा कि वेंडरिज्म हुआ था, एक मियाँ बीवी किसी होटल्स पे गए थे, वहाँ पे फायरिंग हुई, उनकी डेथ हो गई। लोग कहते हैं कि जी तालिबान ने किया। इसी तरह की मुख्तलिफ तरह की अफवाहें थी। जब ट्रेस आउट किया मुज़म्मिम पकड़े गए, उनका जो आगे मोडस ऑपरेंडी था वो भी। डॉक्टर साहब, अभी एक हालिया एक वारदात हुई 1.5 करोड़ से ज़्यादा की, वो भी ट्रेस आउट हो गई। उसके मुतालिक भी थोड़ा सा बताएं कि वो मुलजमान का ताल्लुक भी दूसरे शहर से था। थोड़ा सा उस वारदात का भी थोड़ा सा अहाता कीजिएगा। आपको याद होगा कि आज से 15-20 साल पीछे जाएं तो ट्रैकर्स होते थे, फुट ट्रैकर्स की लोग लेके आते, यहाँ डॉग स्निफिंग डॉग्स लेके आते थे। अब पुलिस इतनी प्रोफेशनल हो गई है कि CCTV कैमरा के ज़रिए से, जियो फेंसिंग के ज़रिए से, इसी तरह की चंद एक चीज़ें जो मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता हूँ, हमारी टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए से क्राइम डिटेक्ट करना बहुत ही आसान हो गया है। जी, आज के इस प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ जो विक्टिम्स थे, डकैती के जो लोग शिकार हुए या डकैती जिनके साथ हुई और उनके अहले खाना से जब हमारी बात हुई तो हमने ये महसूस किया कि डकैती की वारदात को कई माह गुजर जाने के बावजूद भी वो अब भी जो हैं वो खौफज़दा हैं। जब वो हमसे बात कर रहे होते हैं तो उनके लाशऊर में एक खौफ चल रहा होता है। तो इसके लिए हमने ज़रूरी समझा कि हम किसी माहिर नफ्सियात से जो है ना वो पूछें कि जब किसी शख्स के साथ कोई डकैती हो जाए या किसी घर के अंदर कोई वारदात हो जाए तो लोग जो हैं वो खौफ का शिकार रहते हैं। तो इस खौफ के शिकार से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमारे पास मुल्तान के एक मारूफ माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर अनीस अहमद सियाल साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारा ये बताएं कि लोगों के साथ मुख्तलिफ कोई वारदात हो जाती है, ख़ास तौर पर जैसे डकैती की वारदात हैं या और कोई बड़ी वारदात, तो वो लोग बड़े अरसे तक ना एक ट्रॉमा में रहते हैं, खौफज़दा रहते हैं। तो इसके मुतल्लिक़ थोड़ा सा बताइएगा कि वो खौफ कितने अरसे तक रहता है, उससे निकलने के लिए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जियो TV का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया है और लोगों को अवेयरनेस के लिए और उनके फ़ायदे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होता ये है कि जब भी कोई थ्रेट किसी भी फॉर्म में हो, डकैती की शक्ल में हो, मामूली वारदात हो या सीवियर वारदात हो, डिपेंड करता है कि वारदात कितनी सीवियर है और आगे जो शख्स है उसके अंदर कितनी बर्दाश्त की क़ुव्वत है। इवन ना भी हो, आम आदमी भी हो या अमीर आदमी भी हो, तो बाहर थ्रेट तो थ्रेट है। जब थ्रेट आता है तो वो बंदा बहुत अपसेट हो जाता है, उसके अंदर एंग्जाइटी पैदा होती है, टेंशन पैदा होती है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, एक फोबिया, खौफ डेवलप हो जाता है, वो हर वक्त बेचैन होता है और पूरी फैमिली अपसेट हो जाती है। फिर वो रिलीफ भी चाहते हैं पुलिस से या इधर कानून से, तो वहाँ भी इतनी आसानी से है चूँकि कानून ज़रा स्लो रिलीफ देता है, वो भी उनको सेकेंडरी एंग्जाइटी के साथ साथ डिप्रेशन में ले जाते हैं कि हमें कहीं किसी जगह से रिलीफ भी नहीं मिल रहा। तो ये ऐसे लोगों को बार बार वो चीज़ घूमती रहती है दिमाग के अंदर कि जो वाक़या हुआ है वो आसानी से मिटता नहीं है। और बाद लोग को तो इस तरह होता है कि अगर वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या कोई हार्ट के पेशेंट हैं तो दे कैन डेवलप, वो फर्दर हार्ट अटैक में भी जा सकते हैं, उस मुश्किल की वजह से फैलेज में भी जा सकते हैं और भी बेशुमार मसाइल का शिकार हो सकते हैं।